हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए स्पेशल सीरीज जिसका नाम है विजय सीरीज। और विजय सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं और हर एक कंपोनेंट को हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 आवर्स के अंडर कवर करें। ठीक है, तो आज क्वांट का पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम रेशियो और एवरेज टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सीरीज में हम एपीएफसी के लिए ही ईओ के लिए ही टारगेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को किसी दूसरे एग्जाम के साथ कंपेयर मत करिए कि जैसे हम किसी टॉपिक में सपोज हम रेशियो में पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर 1-1.5 घंटे में आपने रेशियो और एवरेज दोनों टॉपिक पढ़ लिए। देखो, पहली चीज तो हमारा टारगेट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करना, वो भी 10 आवर्स के अंदर। और दूसरा हमारा टारगेट ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोग पढ़े। तो हो सकता है कि रेशियो से किसी किसी एग्जाम में किसी तरह के सवाल आते हो, किसी एग्जाम में किसी तरह के आते हो, बट हम टारगेटेड पढ़ रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को फोकस करके ही पढ़िएगा। ठीक है, चलो, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारा यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी यूएओ का एक डेमो कोर्स भी है, और ये डेमो कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं या कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज आएगा, और यहाँ पे ईपीएफओ कोर्सेज के अंदर आपको एक हमारा डेमो कोर्स मिलेगा। ठीक है, ये 2 डेज का हमारा डेमो कोर्स है। इस 2 डेज के डेमो कोर्स में जो भी हमारा ये मास्टर कोर्स है ना, इसका हमने डेमो मटेरियल आपको दिया है। और वो डेमो मटेरियल हमने आपको इसलिए दिया है ताकि आप 2 दिन आराम से पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये कोर्स आपके लिए यूज़फुल है, और अगर है तो आप इसमें इनरोल कर पाएँ। ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं है इस डेमो कोर्स का, तो प्लीज़ ये डेमो कोर्स एक बार ज़रूर अटेंड करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक इज एवरेज। एवरेज के बाद हम लोग उसके बाद रेशियो भी पढ़ेंगे, और रेशियो में पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब एवरेज आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एक आध क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा, हम लोग जो एवरेज पढ़ रहे हैं, ये एवरेज हम सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ टारगेटेड पढ़ रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है कवर करने का वो ये है कि हमने प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है और देखा है कि ईपीएफओ में इस चैप्टर से कैसे सवाल आ रहे हैं, और उन्हीं को हमने कवर किया है सिर्फ। ठीक है, और हमें कम टाइम में भी कवर करना है, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट चीजें उठा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ज्यादा चिंतित मत हुआ करो कि ये टाइप नहीं कवर हुई, या इतने आसान सवाल है। ये जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही कवर करेंगे यार, ना हम कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चलो, क्या होता है एवरेज? एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बस इतनी सी ही बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको एक नज़र से देखना ही एवरेज है। ठीक है, अब जो मर्जी चीज़ें हो, मैंने कहा कि ये एक क्लास में 4 लोग हैं, A B C और D। ठीक है, इसके पास 70 रुपीज़ हैं, इसके पास 80 रुपीज़ है, इसके पास 90 रुपीज़ है, इसके पास 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनका एवरेज अमाउंट कितना होगा। हमें क्या बताना है? एवरेज अमाउंट। अब फिर मैंने कहा कि एवरेज का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाएं जिससे जो सब में इक्वली हो, जो सबका सबके हिस्से में वही आता हो। ठीक है, अगर हमें ये एवरेज अमाउंट निकालना है, या कभी ये एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, या कभी एवरेज निकालना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए टोटल क्वांटिटी को, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल क्वांटिटी को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। अब क्वांटिटी की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्वांटिटी हर जगह ही, मतलब कहीं कोई प्राइस है, कहीं अमाउंट है, कहीं वेट है, कहीं एज है, कहीं कुछ और है। क्वांटिटी में सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कि एक क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, ABCD, और इन चार के पास 70 80 90 और 40 का अमाउंट है, तो इनका एवरेज बताइए। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना है? ये टोटल क्वांटिटी मतलब सबका सम कर देना है। ठीक है, हमने सबका सम किया, और फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? ये 4, 4 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये कितना बन गया? 70 80 150 130 280 को 4 से डिवाइड किया। तो अगर मैं इनका एवरेज अमाउंट देखूं तो 70 आ गया भाई। ठीक है, बस इतना सा मतलब है एवरेज का, कि मतलब आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसी चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी कह सकते हो कि मैं सपोज ये दिल्ली से अमृतसर जाता हूँ। ठीक है, ये दिल्ली से मुझे अमृतसर जाना है, श्री अमृतसर साहिब। तो अमृतसर साहिब जाने के लिए मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर का है।
ठीक है भाई। अब मेरी स्पीड कहीं कम हुई होगी, कहीं ज़्यादा हुई होगी। अगर मुझे टोटल वहाँ तक पहुँचने में 8 घंटे लगे, तो बताइए मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब कभी स्पीड ज़्यादा रही होगी, कभी स्पीड कम रही होगी, बट मुझे एक नज़र से देखना है पूरे इसको। तो आप देखोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, कितने टाइम में हुआ। तो यानी कि मैंने एवरेज हर एक घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये हो गया। अब किसी क्लास में या कहीं पे बैठे हुए एक परिवार में, एक फैमिली में, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दो बच्चे हैं। ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है भाई। अब हस्बैंड साहब 50 साल के हैं, वाइफ जो है वो 45 साल की है, पहला बेटा 20 साल का है, दूसरा बच्चा 15 साल का है। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली बताइए। एवरेज एज ऑफ द फैमिली बताइए। तो टोटल एज देखेंगे इन सब की। इन सब की टोटल एज कितनी, 50 + 45 + 20 + 15, और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 60 और 50। 60 और 50 हो गया भाई 110, और 20 130/4। तो ये 65.2 तो 32.5 ईयर आ गया। ये एवरेज एज ऑफ द फैमिली होगी। ठीक है। मतलब कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं ऐसे है, कहीं ऐसे है, बट इन सबको एक पॉइंट पे, एक लाइन पे रख के देखना इज कॉल्ड द एवरेज। समझ पा रहे हो। अब एवरेज से बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से जैसे नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब यार ये डिवाइड कर दो, ये 1 टाइप है, ये 2 टाइप है, नहीं। दो ही तरह के हैं, या तो नंबर पे बेस्ड है या प्रैक्टिकल टाइप के हैं। अब जो नंबर पे बेस्ड होते हैं, इनके लिए आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए, और मैं इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था इनके बारे में सब चीज़ें। ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से रीड करें, इन्फॉर्मेशन को रीड करें केयरफुली, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हों उनको अप्लाई कर दें। बस ये ध्यान रखें, या यही यूज होगा, एवरेज इज टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, बस ये ध्यान रखें कि वो कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी। ठीक है। तो अभी हम इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे, बट ध्यान इतना सही रखना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। और जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट है। ना इससे बहुत आसान सवाल होंगे, ना बहुत मुश्किल सवाल होंगे। और जो भी पीवाईक्यू होंगे वो इस क्लास में हम लेंगे। मैं जो भी क्लास आपकी ले रहा हूँ, उन सभी में मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचो कि यार आपने सर हाई लेवल, मैं करवा दूंगा हाई लेवल। मेरे तो अभ्यास है, मैं तो हर रोज ही पढ़ाता हूँ। मैं एसबीआई भी पढ़ाता हूँ, बैंकिंग भी, रेगुलेटरी बॉडी भी, आरबीआई भी, सीसेट भी, सब पढ़ाता हूँ। तो मुझे कोई क्वेश्चन करवाने में दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत सारे कंपोनेंट है, तो आप सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़ें, है ना। तो रेलेवेंट की ही प्रैक्टिस करेंगे, और उन रेलेवेंट में पहला सवाल ये रहा। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एपीएफसी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, चीजें वही यूज होंगी। देखो क्या है, PQRSNTR 5 फ्रेंड्स। ठीक है। द मीन ऑफ वेट, मीन का मतलब है एवरेज। ठीक है। एवरेज ऑफ वेट ऑफ PQRS इज 50 kg। P + Q + R + S, इनकी जो एवरेज है ये 50 kg है। ठीक है। 4 लोग हैं ये, तो टोटल कितना हो गया इनका, 200 kg। ठीक है। वेर एज द मीन ऑफ वेट ऑफ QRSNT, ठीक है, Q का, R का, S का और T का, इनका जो एवरेज वेट है इनका भी 50 kg है। तो इनका जो टोटल वेट होगा इनका भी 200 kg होगा। किसका कितना है इसमें हम नहीं जानते, बट टोटल इतना होगा। अब वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। पहला कह रहा है कि द वेट ऑफ टी इज 50 kg, द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल। अब एक बात बताओ, टी का वेट क्या 50 kg है, टी कहाँ है, ये रहा। अगर मुझे इन तीनों का वेट पता चल जाए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि टी का वेट कितना होगा, तभी तो बता पाऊंगा भाई। बट इन तीनों का वेट तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ से इन चारों का वेट पता है। या मुझे एस का वेट पता हो तो इन तीनों का पता चल जाएगा, या सॉरी, पी का वेट पता चले तो इन तीनों का पता चल जाएगा, वो वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तब भी बात बन जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं होगी। ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं होगी। अब कह रहा है कि द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल। ये बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर मैं क्यू आर और एस का वेट मान लीजिए 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो पी का वेट कितना आ जाएगा,
200 माइनस ए। ठीक है भाई। अब यहां भी अगर आप देखोगे क्यू आर और एस, इन तीनों का वेट ए है, तो टी का वेट भी आ जाएगा। तो टी का वेट कितना आ जाएगा, 200 माइनस ए। तो पी और टी दोनों का वेट तो सेम ही आया ना भाई। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे यही पूछा गया है, द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, टू ओनली, कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है भाई। ठीक है, बात को समझे सारे, कोई तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इसी तरीके से चीज़ों को हमें हैंडल करना है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। बस इसी तरह के सवाल आएंगे सारे, वही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ। देखो क्या है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। कितने लोग हैं, 9 पर्सन है। ये 9 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, इनका जो एवरेज वेट है वो 50 kg है। तो टोटल वेट कितना होगा भाई, 450 kg होगा, है ना। अब वो कह रहे हैं कि द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन, इन पहले 5 पर्सन का जो एवरेज वेट है वो 45 है। तो इनका टोटल कितना होगा, 45 इंटू 5 यानी कि 225। वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन, लास्ट 5 में ये आता है, ये 5, तो इनका 55 है, तो इनका टोटल कितना हो गया, 275। तो वो कह रहा है द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी, यानी फिफ्थ पर्सन यानी इस ई का वेट बताना है। तो ई का वेट कितना होगा, अगर मैं इन पहले 5 पर्सन का वेट ले लूं, प्लस इन लास्ट के 5 पर्सन का ले लूं, और इसमें से 9 पर्सन का वेट माइनस कर दूं, तो ये पहले 5 माइनस हो गए और ये 5 माइनस, ये पहले 5 5, ये ई जो है यहाँ 2 बार आया है। तो ई एक बार तो माइनस हो जाएगा, जब 9 पर्सन का वेट लेंगे एक बार बच जाएगा। तो ये टोटल हो गया 500, 500 में से 450 गया, तो ई का जो वेट है वो कितना बचा, 50 kg। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बात समझ पाए सारे, कोई दिक्कत, कर पाओगे आराम से। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। टोटल जो स्टूडेंट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 100। अब इनका जो एवरेज है, एवरेज वो कितना है, 40। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे इनका कोई बेसिक नहीं है, नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आपको समझ के ही करने हैं, एक ही कंसेप्ट बार बार यूज होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज दिस। यानी कि जो राइट मार्क्स थे किसी बच्चे के वो 53 थे, लेकिन रोंगली उनको कंसीडर कर लिया गया है कितना, 83। ठीक है भाई। द करेक्ट मीन इज, एक बात बताओ, अब राइटली इतना था, रॉन्गली इतना था, हमने कितना ज्यादा ले लिया, 30, तो 30 वापस करना पड़ेगा भैया। 30 अगर ज्यादा ले लिया तो 30 वापस करना पड़ेगा। अब अगर 30 का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, टोटल पे पड़ेगा, तो एवरेज पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा भैया, ये 30 100 स्टूडेंट में अगर डिवाइड होगा तो सबका 0.3 डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एवरेज पहले 40 थी, अब वो 0.3 डिक्रीज होके कितनी बच गई, 39.7। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करेक्टेड मीन है वो कितना है, 39.7। कोई दिक्कत, कर सकते हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से करो सोच के। और दूसरी एक बात बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूं ना, ये यूपीएससी सी सेट के सवाल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, या तो ईपीएफओ में पूछे हुए हैं, या यूपीएससी के सीसेट पेपर में पूछे हुए हैं, एससीडीडी में पूछे हुए हैं, इसी तरह के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो मैं कोई एग्जाम्पल ऐसे नहीं ले रहा हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है भाई, ताकि आपको ये आइडिया रहेगी यार ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, देखो जैसे द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज दिस। ठीक है, तो आफ्टर 50th इनिंग की बात हो रही है, आफ्टर 50th इनिंग। ठीक है, आफ्टर 50th इनिंग उसका जो एवरेज स्कोर है दैट इज 46.4। तो टोटल स्कोर कितना होगा भाई, तो टोटल स्कोर होगा 46.4 इंटू 50। ठीक है भाई, तो 0.4 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, और 46 इंटू दिस करोगे तो 2300 होगा। तो 2320 बन जाएगा ये, नहीं 50 इंटू 2300 बनेगा, 46 इंटू 50 2300, तो ये 20, तो 2320 बन गया ये।
क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है आगे कि आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय दिस। आफ्टर 60th इनिंग, आफ्टर 60th इनिंग एवरेज स्कोर कितना है? जो पहले 46.4 था, अब वो 2.6 इंक्रीज हो गया। तो ये जो टोटल स्कोर हो गया ये 49 हो गया, सॉरी एवरेज जो है। तो टोटल स्कोर अब कितना होगा? 60 इंटू 49। तो ये 0 6 9 जा 54, 24 5 29, तो ये 2940 हो गया। अब वो कह रहा है कि व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। तो लास्ट 10 इनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें इसका टोटल स्कोर कितना रहा होगा? टोटल आफ्टर 60th इनिंग जो स्कोर रहा उसमें से आफ्टर 50th इनिंग जो स्कोर है उसको माइनस कर दो। तो ये बच गया कितना? 620। तो उसकी जो एवरेज है वो कितनी रहेगी? 620 को 10 से डिवाइड कर दो, तो जो उसका लास्ट 10 इनिंग का एवरेज स्कोर है दैट इज 62। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी तरह की? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है देखो। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज रुपीज 10,000। मेंबर कितने हैं फैमिली में? जो फैमिली में मेंबर है वो 5 है, और इनकी जो एवरेज इनकम है, मंथली एवरेज इनकम दैट इज 10,000। क्लियर भाई? अब वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इज इंक्रीज बाय दिस पर ईयर। भैया ये एवरेज मंथली इनकम है। अगर 1,20,000 रुपए एवरेज इंक्रीज होता है ईयरली, तो मंथली कितना इंक्रीज होगा भाई? 10,000। ठीक है, तो अब मंथली 10,000 है, तो हर एक पर्सन में कितना इंक्रीज होगा? 5 मेंबर है, 2,000। तो जो पहले एवरेज इनकम 10,000 थी, अब वो 2,000 इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है? 12,000। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान रखो। ठीक है, सब यूपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल ही है। भविष्य की गर्त में क्या है, अब उठा के चाहे जो मर्जी दे दे, बट जो इतिहास रहा है उससे हम ये सीखेंगे कि ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसे ही आ रहे हैं। मैं 2026 का क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा तो वैसा ही है, 2025 का सॉरी। ठीक है, देखो क्या है। द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वाज रिकॉर्डेड 2.4 इंच। ये पहला दिन है, ये दूसरा डे है, ये तीसरा डे है, ये फोर्थ डे है, ये फिफ्थ डे है और ये सिक्स डे है। वो कह रहा है कि जो ये पहले 4 दिन है, ठीक है, इनमें एवरेज 0.4 इंच बारिश हुई। तो 0.4 इंटू 4 तो टोटल बारिश हुई होगी 1.6 इंच। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वाज इन द रेशियो 4:3। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 4:3 है, और द एवरेज ऑफ द 6 days इज दिस। टोटल 6 दिन की जो एवरेज है वो 0.5 है, तो टोटल बारिश ही होगी 3। और इन पहले 4 दिन में इतनी हुई, तो लास्ट के 2 days में कितनी होगी? 3 माइनस 1.6, तो 1.4 हुई होगी। तो 1.4 को 4 और 3 में डिवाइड करो, 4 + 3 7 की वैल्यू 1.4, तो 1 की वैल्यू 0.2। तो इधर भी 0.2 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 0.2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ बारिश हुई है 0.8 और यहाँ हुई है 0.6। तो व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द फिफ्थ डे? तो फिफ्थ डे पे कितनी हुई है? 0.8 इंच। ठीक है, सिक्स डे पे कितनी हुई है? 0.6 इंच। क्लियर? बात को समझे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, फैमिली है विद देयर पेरेंट्स, 2 चिल्ड्रन है, मतलब हस्बैंड होगा, वाइफ होगी, चाइल्ड 1 होगा, चाइल्ड 2 होंगे, यही फैमिली होगी भाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50। वेट और चिल्ड्रन का जो एवरेज वेट है वो 50 है, तो टोटल वेट कितना होगा? 150। ठीक है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज दिस। फादर मतलब हस्बैंड कह लो उनके, और चिल्ड्रन का जो एवरेज वेट है 52, तो टोटल वेट रहा होगा 156। तो वो कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60, ये फादर साहब का वेट अगर 60 है, तो चिल्ड्रन का वेट कितना होगा? इनके टोटल वेट में से फादर का वेट माइनस कर दो, तो 96 रहा होगा। ठीक है भाई, कितना रहा होगा? 96। क्लियर है? अब अगर चिल्ड्रंस का वेट 96 है और वाइफ और चिल्ड्रंस का वेट 150 है, तो वाइफ का वेट कितना रहा होगा? 150 माइनस 96 यानी कि 54 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर? दैट इज 54 kg।
तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? बना पाएंगे? कोई परेशानी किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन ए क्लास देर आर 3 ग्रुप्स। ठीक है, एक क्लास में 3 ग्रुप है, ए बी एंड सी। ये क्लास है भाई, है ना? ये पूरी की पूरी क्या है? क्लास है। इस क्लास में 3 ग्रुप है, ये एक ग्रुप है ए, ये दूसरा ग्रुप है बी और ये तीसरा ग्रुप है सी। अब वो कह रहा है कि वन स्टूडेंट फ्रॉम, मान लीजिए यहाँ एक्स स्टूडेंट है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। ठीक है भाई, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब वो क्या कह रहा है? वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड टू स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी शिफ्टेड टू ग्रुप सी। तो यहाँ इतना रह गया, यहाँ इतना रह गया और यहाँ इतना हो गया। ठीक है भाई, तो देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट। एक बात बताइए ना, एवरेज कब आया होगा? इस पूरी क्लास को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया होगा हमने। ठीक है, तो जब तक इस नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई चेंज नहीं होगा तो क्लास के वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई। एक बच्चा यहाँ से यहाँ बैठा दिया, दो यहाँ से यहाँ बैठा दिए, तीन यहाँ से यहाँ बैठा दो, है तो सारे क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही बताना था हमने, तो इट रिमेन्स था सेम। ठीक है, ये यूपीएससी का लेवल है, मैं क्या करूं बताओ। मेरा मन तो है कि इसमें मैं ऐसे ऐसे सवाल करवा दूं जो कि मैं बैंक में भी पढ़ाता हूं दूसरी जगह, बट फायदा नहीं होगा ना कोई। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। देर आर टू क्लासेज ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ये क्लास ए है, यहाँ जो टोटल स्टूडेंट हैं 25 है। ये क्लास बी है, यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट हैं ये 30 है। ठीक है, इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21। यहाँ जो हाइएस्ट स्कोर है वो 21 है, यहाँ पे जो लोएस्ट स्कोर है वो 17 है। इन क्लास बी द हाइएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। यहाँ से 4 बच्चे यहाँ भेज दिए, यहाँ 4 कम हो गए तो यहाँ पे 4 बढ़ गए। ठीक है भाई, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट को कंसीडर करो। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्लास बी का जो एवरेज स्कोर है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। एक बात बताओ, क्लास बी का जो लोएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है वो 22 है, और अगर क्लास ए के हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे भी आते हैं तो भी इसके लोएस्ट का लेवल मैच नहीं होगा। तो भैया जब लेवल मैच ही नहीं होगा हाईएस्ट के बावजूद भी, तो डिक्रीज ही होगा हमेशा। बोलो भैया, पक्का डिक्रीज होगा। जब यार यहाँ के हाईएस्ट टॉपर बच्चे हमने यहाँ भेज दिए और वो टॉपर बच्चे इनके लोवेस्ट के बराबर भी नहीं है, तो क्लास बी का लेवल तो गिरेगा भाई, गिरेगा। तो ये बिल्कुल सही है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। इसका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये डेफिनेटली वर्ड यहाँ गलत यूज किया है। अगर कैन वर्ड होता तो मान लेते हम। ठीक है, अब हो सकता है कि लो स्कोर वाले गए हो, जो ये 4 लोग गए हैं इनका क्या स्कोर है हमें पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे ओनली 1, ये राइट आंसर है। ठीक है भाई, बात को समझे सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg। 3 लोग हैं ए बी और सी, इनका जो एवरेज वेट है वो 40 kg है। अगर एवरेज 40 है तो 3 लोग का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 120 kg। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ बी डी एंड ई इज 42 kg। बी डी और ई का जो एवरेज वेट है वो 42 kg है, तो इनका जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा? 126 kg। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है? एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। एफ का वेट बी के बराबर है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड ई। अब एफ का वेट बी के इक्वल है, अगर मैं इस बी को एफ ले लूं क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। तो मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल 6 लोगों का वेट हो गया। तो ये टोटल वेट हो गया कितना? 246। तो एवरेज कितना होगा? डिवाइड बाय 6, तो 41 kg। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस बी की जगह एफ ले लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, होना तो सम ही है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत मुश्किल नहीं आता है भाई, इसी तरीके से पूछता है, आराम से कर सकते हो आप। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, नंबर्स पे भी आ जाता है ये। ईपीएफओ ईओ 2021 में आया था सवाल, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55? ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 55, प्राइम क्या होते हैं? प्राइम वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। दीज आर द प्राइम नंबर। तो मुझे एवरेज बतानी है जो 21 और 55 के बीच में है। तो इनके बीच में पहला प्राइम नंबर 23 होगा, ठीक है, फिर 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 होगा। यही वो प्राइम नंबर हैं। ये ना तो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं ना खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इन सब का अगर सम करूं तो 3 + 9 12, 13, 20, 21, 24, 31, 34, 3 कैरी हो गया, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25, 30, 304, 304 डिवाइड बाई 8, क्योंकि टोटल नंबर 8 है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा कितना हो गया 24, 8 8 जा 36। तो यानी कि ये जो एवरेज आया दैट इज 38। तो जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 11। ठीक है, नंबर्स कितने हैं भाई? नंबर्स हैं 9 और इनकी एवरेज कितनी है? 11। ठीक है, इफ ईच ऑफ दीज 9 नंबर, इस बात पे देखा करो, फोकस किया करो। जहां ईच वर्ड हो गया, ठीक है, तो जो इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स का इंपैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज का इंपैक्ट। ठीक है, अगर ईच वर्ड यूज हुआ है, वो कह रहा है कि ईच ऑफ दीज 9 नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो नंबर 5 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है भाई, तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। एंड देन 5 इज एडिड, तो एवरेज में भी 5 ऐड होगा, तो द न्यू एवरेज इज कितना? 60। ये तभी होगा भाई जब ईच वर्ड यूज हुआ है, अगर ईच का यूज नहीं हुआ तो तब नहीं होगा। ये बात आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे। क्लियर है? समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। After a cricket match, it is found that average run scored by 11 players is 31. कितने प्लेयर है? प्लेयर हैं 11। इनकी जो एवरेज है, एवरेज वो कितनी है? 31। तो टोटल स्कोर कितना होगा? 31 इंटू 11, 341। अब कह रहा है कि व्हेन द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन इज एक्सक्लूडेड, अगर इसमें से कैप्टन का स्कोर इंक्लूड कर दें, एक्सक्लूड कर दें सॉरी, देन एवरेज रन इज इंक्रीज बाय 10। यानी कि विदाउट कैप्टन जो प्लेयर बचे वो कितने बचे? 10। तो जो एवरेज होगी वो इंक्रीज बाय एन है, तो वो 31 + n होगी। तो अब जो टोटल स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 31 + n, तो ये हो गया 310 + 10n। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ रन स्कोर्ड बाय कैप्टन इज 29। अगर कैप्टन का स्कोर 29 है, ठीक है भाई, अब टोटल 10 प्लेयर्स का स्कोर कितना है? 310 + 10n, प्लस कैप्टन का स्कोर कितना है? 29, तो टोटल कितना है? 341। भैया 10 प्लेयर प्लस कैप्टन इज इक्वल टू टोटल 11 प्लेयर, तो ये हो गया 10n, दैट इज इक्वल टू 341 माइनस 310 और 29, 339, दैट इज इक्वल टू 2। तो n है दैट इज 2/10, यानी कि 0.2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कर पाओगे? तो जैसी तरह की चीजें पूछ सकती हैं, मैं एग्जैक्टली लेवल पे ही कवर कर रहा हूं, है ना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। क्या है? द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 68। ठीक है, पूरी क्लास का एवरेज 68 है। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80, बॉयज इज 60। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? मान लीजिए जो बॉयज हैं, बॉयज वो x है, तो उनका टोटल स्कोर कितना होगा भाई? बॉयज का एवरेज स्कोर 60 है तो 60x। मान लीजिए जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स वो y है, गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना होगा? गर्ल्स की एवरेज 80 है तो 80y। अब पूरी क्लास की अगर मैं बात करूं
तो टोटल बच्चे हुए x प्लस वाई और इनका स्कोर है 68। तो ये भी पूरी क्लास का टोटल है 68x प्लस 68y। और बॉयज और गर्ल्स का टोटल अगर अलग अलग देखूं तो 60x प्लस 80y। ये x उधर जाके माइनस होगा 8x, ये उधर जाके माइनस होगा तो 12y। तो x बाय वाई कितना होगा 12/8। 4 से गया 2, 4 से गया 3। तो क्या पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो भैया बॉयज कितने हैं x यानी कि 3, तो 3 बाई टोटल लोग हैं 3 + 2 5 इंटू, तो 5 से गया 20। तो क्लास में जो बॉयज की परसेंटेज है दैट इज 60%। क्लियर है भाई। अब इसी को अगर दूसरे किसी मेथड से करें तो अलग अलग बहुत सारे मेथड है। जैसे एलिगेशन से करते हैं कि ये क्लास की गर्ल्स है, गर्ल्स का जो स्कोर है वो 80 है, और जो बॉयज हैं बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो 60 है, और पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 68 है। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस होगी, 60 माइनस 68। मिडल वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस होगी 80। तो यहाँ आ गया माइनस का 8, यहाँ आ गया माइनस का 12, ये कैंसिल हो गया। 4 से गया 2/3। तो बॉयज कितने आ गए 3, टोटल आ गया 3 + 2 5 इंटू 100। तो तब भी निकालोगे तो कितना आएगा 60%। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन अगर आए तो उनको आपको एग्जाम में हैंडल कैसे करना है। समझ पा रहे हो। इस क्लास का एक ही पर्पज है भाई कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को क्लास में हैंडल कैसे करना है। ठीक है, चलो ये आप करके बताओ। देखो ये ईपीएफओ ईओईओ 2021 का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन क्लास इज 46 kg। ठीक है, क्लास में 100 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज वेट है दैट इज 46 kg। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50 kg एंड 40 kg। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये 50 kg है, ये 40 kg है। पूरी क्लास का जो एवरेज है ये 46 kg है। अब ये कितना आएगा 40 माइनस 46, तो माइनस का 6। ये मिडल वाली में से ये वैल्यू माइनस का 4, नेगेटिव से नेगेटिव 2 से गया 3/2। तो ये बॉयज और गर्ल्स की एवरेज है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गई। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी 100, तो 1 की वैल्यू 20। तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। ये 3 इंटू 20 कितना हो गया 60। तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 60 होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 40। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना 20। बस यही तो था भाई। समझ रहे हो ना हम कैसा लेवल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने पीवाईक्यू भी रखे हैं। बहुत पुराने तो मैंने नहीं लिए, 2012 13 15 के, वो तो एक अलग दौर था। लेटेस्ट वाले 21 में 23 में 25 में कैसे सवाल आए हैं वो लिए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है हमने, 15 क्वेश्चन कर लिया। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एवरेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले बेसिक पार्ट समझ लो, ये बड़ा काम आ जाता है बहुत बार थोड़ा सा। रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वेलिटी। ठीक है, ये रेशियो का साइन है और ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शन है तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम A/B, दैट इज, या प्रोपोर्शन C/D। इसका मतलब ये है कि A/B दैट इज इक्वल टू C/D। ठीक है, ये मतलब है प्रोपोर्शन का। कंपैरिजन पे भी बात करेंगे, पहले प्रोपोर्शन पे बात करें। प्रोपोर्शन से आपसे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी भी अगर पूछेगा तो एक तो पूछेगा कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन। कभी भी पूछेगा तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, थर्ड प्रोपोर्शन। या कभी भी पूछेगा तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा। खास बात क्या होगी, जैसे उसने कहा कि दो नंबर है मेरे पास 4 और 9, ये बताइए कि इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना है, हमेशा दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट कर देना है। ये आ गया 6। ऐसा क्यों होता है, ये यही तो है A/B, ये C/D, ये मीन होता है, ये मीन होता है। और ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एक्सट्रीम, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे ये मीन बताना है हमें। तो ए की वैल्यू कितनी देर की है 4, ये सेम है, ये दोनों सेम ही है मीन, ये एक्स हो गया तो ये हो गया 9। तो 4/x दैट इज इक्वल टू x/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है भाई। कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, दो नंबर दिए होंगे ए और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताओ क्या है। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने कहा कि 4 और 9 दो नंबर हैं, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट, तो 81/4। फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे तीन नंबर दिए हैं, मेन प्रोपोर्शन में और थर्ड प्रोपोर्शन में दो ही नंबर होंगे हमेशा। फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी निकालना होगा तो तीन नंबर होंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना है आपको, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की प्रोडक्ट करनी है और फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। क्लियर है। तो ये 4, 6 और 8, सपोज ये तीन नंबर है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। 4 से गया 2, 6 × 2 12। क्लियर। बस प्रोपोर्शन से इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको, यही पूछेगा आपसे। ठीक है जी। चलो, अब बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर किस में, रेशियो में। रेशियो में छोटे छोटे बात ध्यान रखना आप। पहली चीज तो रेशियो क्या होता है, रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। जैसे मैंने कहा कि ए के पास 20 रुपीज है, ठीक है, बी के पास $30 है। अगर कोई हमसे कहे कि ए और बी में के अमाउंट में रेशियो क्या होगा, तो ये क्या ये 20:30 होगा, 2:3 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रुपीज में है और ये डॉलर में है। तो इस डॉलर को भी, सपोज $1.90 का चल रहा है, तो ये 2700 हो गया भाई। ठीक है, अब ए और बी में अगर रेशियो बनाए 20:2700, जीरो से जीरो, तो 1:135, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो रेशियो क्या है, तुलना करते हैं हम रेशियो में। रेशियो इज ए कंपैरिजन, बट वो कंपैरिजन सेम यूनिट के साथ होगा। समझ पा रहे हो। ठीक है, रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। अब ए रेशियो बी 20:30, तो ए रेशियो बी 20/30 क्या है, 2/3। तो ये क्या है, लोएस्ट फ्रैक्शन ही तो है भाई। छोटी छोटी बात समझनी है सिर्फ। रेशियो क्या करता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को। जैसे मैंने कहा कि ए और बी का के पास टोटल 900 रुपीज हैं, और ए और बी के पास जो अमाउंट है वो 2:3 में है। तो बताइए ए के पास अमाउंट कितना होगा। अब यहाँ पे जो ये 2 और 3 है ना, ये ए और बी के अपने अपने हिस्से को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मेरे पास अगर टोटल वैल्यू है, रेशियो में टोटल देखूं तो 2 + 3 5, ये 5 900 को रिप्रेजेंट करेगा। तो वन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से गया 180। ये वन क्या है, ये वन कॉमन मल्टीपल वैल्यू है। अब अगर मैं इस वन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। इसके पास 360 है, इसके पास 540 है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको परेशान करें कभी, मैं बस इसलिए बता रहा हूं। फिर रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर। रेशियो डज नॉट चेंज ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मैंने कहा कि ए रेशियो बी है भाई, ये 2:3 में है। इन दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया। क्या इनमें कोई फर्क है, नहीं, ऑल आर सेम। यानी आप रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्क पड़ेगा। ए रेशियो बी है 2:3, दोनों में 2 ऐड कर दिया, ये 4 और ये 5। अब ये अलग है, ये अलग है, दोनों सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, यही बात यहां लिखी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, इट विल इंपैक्ट आवर रेशियो। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट हैं जो रेशियो में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी जो भी सवाल पूछता है वो आपसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ही पूछता है।
जैसे आए हैं वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, देखो अब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ रेशियो। रेशियो कई बार डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमें रेशियो को कंबाइंड रेशियो में फॉर्मेशन करनी होगी उसकी, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। जैसे जब भी कॉमन एलिमेंट दिया हो तो हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे कंबाइंड रेशियो की। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉमन टर्म, कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल। जैसे मैंने कहा कि ये ए रेशियो बी 3:4 है, तो जो बी रेशियो सी है वो 5:6 है। कोई हमसे पूछे कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, आपको हमेशा बस एक ही चीज करनी है, पहले ये देखो क्या कुछ कॉमन है। कॉमन है, यहां भी बी है यहां भी बी है। ये कॉमन वैल्यू जो है ये इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ 4 है यहाँ 5 है, ये कैसे इक्वल होगा? इस नंबर से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले नंबर से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये 4 से करोगे 4 5 जा 4 6 जा। ठीक है, अब आप बना सकते हो, ए कितना आया 15, बी कितना आया 20, सी कितना आया 24। बन गया भाई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तो बताया है कि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। क्लियर है? तो इन चीजों से मत घबराओ कभी भी। ध्यान रखोगे सारे कि कभी भी अगर कंबाइंड करना होगा और अगर अलग अलग दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, हमेशा इक्वल करेंगे। कहीं भी दे दिया A/C is 2/3, B/C is 4/5, कौन है कॉमन? सी कॉमन है तो सी इक्वल होगा, सी के साथ यहाँ नंबर 5 है तो इंटू 5, यहाँ सी के साथ 3 है तो इंटू 3। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ए बी सी क्या आ गया भाई? ए 10 आया तो बी 12 आया, सी 15 आया। खत्म। समझ पा रहे हो ना? तो ध्यान रखना। कुछ लोग इसमें जी जेड बना लेते हैं, कुछ लोग इसमें कुछ और इक्वल कर लेते हैं, इतनी जरूरत नहीं है मेरे भाई। तुम्हें लेबर लॉज पढ़ने हैं, लेबर कोड पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, ठीक है, ऑडिटिंग पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, और भी होंगे, करंट अफेयर पढ़नी है सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। साइंस में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी से काम चल जाएगा, हिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कितना कुछ है पढ़ने को। तो लिमिटेड चीजें जहां काम चल सकता है वहां चलाओ। ठीक है, चलो। दूसरा इक्वेलिटी मेथड। इक्वेलिटी कैसे? जैसे ऐसे दे दिया 2a = 3b = 4c। अब क्या करें? एक तो सिंपल दिया है कि 2a = 3b, 4b = 5c, तो A/B/C क्या होगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो यही है, A/B दैट इज 3/2। यहां से मतलब क्या है, B/C दैट इज 5/4। तो यहाँ कॉमन क्या है, B5 है यहाँ B2 है, तो यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 और 8 आ गया, और ये 15 और 10 आ गया। तो A 15 आया, B 10 आया, C 8 आ गया, खत्म। बट इसमें क्या करोगे? इसमें देखो सिंपल चीज बताता हूं, जैसे ABC है तो A अगर निकालना है तो A का पार्ट छोड़ दो, जो B और C के साथ नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, 3 × 4। जब B लेना है तो B का नंबर छोड़ दो, A और C का मल्टीप्लाई करो 2 × 4। अगर C लेना है तो C को छोड़ दो, A और B के साथ जो नंबर है उनकी प्रोडक्ट करो। 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हो गया सोल्व। क्या परेशानी है? किसी भी तरह की दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन में क्या करेंगे? जैसे A/B ये दिया है, सपोज 1/2 = 2/3। B/C दिया है 3/4 = 1/4 या 1/5। तो यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म कर लो, 1 × 3 3, 2 × 2 4,
3 × 5 15, 1 × 4 4। तो b इक्वल होना चाहिए, तो इस पूरे रेशियो को 15 से मल्टीप्लाई, इस पूरे रेशियो को 4 से। तो ये 15 से किया 45 और 60, यहाँ 4 से किया तो 60 और 16। तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a 45 है, b 60 है, c 16 है। ठीक है, आराम से कर लोगे आप। हाँ, अगर ज्यादा ही आ जाए कि a रेशियो b रेशियो c 2/3 रेशियो 1/4 रेशियो 2/5 है, अब क्या करें, फ्रैक्शन को खत्म कर दो बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये जो 3 4 और 5 है इनका एलसीएम ले लो, जैसे 60 आया तो सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर है, ये 3 से गया 20, 22 जा 40, ये 4 से गया 15 और ये 5 से गया 12, 12 2 जा 24। तो ये आ गया 40 रेशियो 15 रेशियो 24। क्लियर है, बात को समझ पाई। तो ये फॉर्मेशन है सीधी सीधी रेशियो की, किस तरीके से करनी है आपको। ठीक है, अब रेशियो से कैसी चीजें पूछता है, कैसे सवाल पूछता है और उनको कैसे हैंडल करना है, वो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो ले लेते हैं हम। जैसे ये ईपीएफओ ईओ 2021 का सवाल है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब पे बात करेंगे। देखो सिंपल प्रैक्टिकल पूछता है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा पूछता ही नहीं है। सपोज एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट x इज रिड्यूस्ड बाय 2। अगर x को 2 रिड्यूस कर दें एंड y इज इंक्रीज बाय 2, y को 2 इंक्रीज कर दें, तो द रेशियो बिकम 2/1। व्हेन x इज इंक्रीज बाय 2 एंड y इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो द रेशियो बिकम्स 3/1। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x माइन। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2 दैट इज 2y प्लस 4, x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3y माइनस 6। तो x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस का, दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन वन में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, x माइनस 3y माइनस 8। ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का y बचा, ये 14 बचा। अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो x माइनस 2y 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 6। तो x इज 6 प्लस 28 कितना आ गया 34। तो x माइनस वाई कितना होगा भाई, x 34 है, y 14 है, तो ये आ गया 20। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पूछेगा। कुछ टॉपिक है जहां से कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछता है, वो नंबर्स पे, नंबर सिस्टम में है या एक आध मिसलेनियस है, बट बहुत सवाल एपीएफसी में बहुत सीधे सीधे होते हैं, ईओ में ईपीएफओ में। ठीक है, चलो। अब जैसे ये 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ₹680 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट 680 रुपए 3 लोगों में डिवाइड करने हैं, ए बी और सी में। कैसे, ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट, ए को 2/3 मिला जो बी को मिला, तो ए और बी में रेशियो बन गया कितना भाई 2/3। बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट, बी को मिला 1/4 ऑफ सी, तो बी और सी में जो रेशियो बनेगा दैट इज 1/4। देन देयर शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली। अब एक बात बताओ ना भैया, यहाँ B3 है, यहाँ B1 है, तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से। तो ए और बी में जो रेशियो आया दैट इज 2/3, बी और सी में जो रेशियो आया दैट इज 3/12। तो ए बी और सी का पार्ट कितना आया, ए का पार्ट 2 है, तो बी का पार्ट 3 है, सी का पार्ट 12 है। तो तीनों का टोटल 2 + 3 5 + 12 17, 17 की वैल्यू 680, तो 1 की वैल्यू 17 से गया 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40, तो ये आ गया 80, ये आ गया 120 और ये आ गया 480। ठीक है, तो 80 120 और 480, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब ये एजीज अलग से पढ़ लेंगे हम, ये बहुत आसान सवाल है, बट कैसे पूछता है मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हल्का सवाल ले रहा हूं यहाँ। द रेशियो ऑफ मोना एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। ये मोना है, ये विकास है, इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में रेशियो है 9:10। कह रहा है कि आफ्टर 4 years
द रेशियो बिकम 11:12। मैं कह रहा हूं कि ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली रेशियो को कंपेयर कर सकते हो। देखो एजिज इंक्रीज हो रही है 4 से, यहां इंक्रीज हो रहा है 2, यहां इंक्रीज हो रहा है 2, तो इस 2 की वैल्यू कितनी होगी 4 ईयर, तो 1 की वैल्यू 2, तो 9 की वैल्यू 18 और 10 की वैल्यू 20। बट इतना इजी नहीं पूछेगा वो, अगर कभी पेपर में पूछेगा तो इस तरीके से आदत मत डालो। इसको हमेशा ऐसे करो कि ये मोना है, ये विकास है, इसकी एज 9x है तो इसकी एज 10x है। अब 9x में 4 ऐड हो गया, 10x में भी 4 ऐड हो गया, दैट बिकम्स 11/12। ये अप्रोच सही है। ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे 108x प्लस 48, दैट इज इक्वल टू 110x प्लस 44। तो 2x की जो वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो इसकी एज आ गई 18, इसकी आ गई 20। ये वाली अप्रोच लगाना, आप ये मत लगाना, फंस जाओगे कहीं ना कहीं। अगर ये गैप सेम ना आया, या ये यहां दे दिया इसकी एज 4 साल के बाद, इसकी 3 साल पहले, हम तो एजीज अलग से पढ़ेंगे किसी दूसरी क्लास में, यहाँ एजीज नहीं, हम लोग रेशियो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसे ये वाले सवाल है, देखो। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। ए है बी है, इनकी जो मंथली इनकम है ये 2:3 में है। मंथली एक्सपेंसेस आर इन द 5:9। अब उनकी जो सेविंग है, सेविंग दैट इज 600, इक्वल है, ये अलग अलग भी हो सकती है। तो मंथली इनकम बताइए। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, जो इनकम होती है ना, इनकम दैट इज एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। अब मैं इसको दोनों तरीके से कर सकता हूं। मैं कहूं कि इनकम 2x और 3x है, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो रेशियो एक्सपेंसेस का आ जाएगा। अब मैंने यहां इनकम को 2x और 3x से जूम कर लिया, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 18x माइनस 5400, दैट इज 15x माइनस 3000। तो 3x की वैल्यू 2400, तो x की वैल्यू 3 से गया 800, तो इसकी इनकम आ गई कितनी 1600, इसकी आ गई 2400। अब मैं इसी को ऐसे भी कर सकता था, इसको मान लो 5y 9y, अगर मैं एक्सपेंसेस में सेविंग ऐड कर दूं तो इनकम का रेशियो आ जाएगा। तो ये बन गया 15y प्लस 1800, दैट इज 18y प्लस 1200। तो 3y की जो वैल्यू है ये 600 है, y की वैल्यू 200 आ गई। तो ये जो है ये 1000 आएगा, ये 1800 आएगा। तो अगर इनकम निकालनी है 1000 600 1600, ये 1800 600 2400। ठीक है, अलग 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 निकल गया। आएगा सेम ही, सोचने का तरीका है, अपना माइंड थोड़ा सा खोल के रखो, ताकि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फ्रेम से किसी भी एंगल से सोच पाओ, तभी फायदा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये मिक्सचर के सवाल है, इतने हल्के आते हैं पेपर में, कई बार आए हैं, तो उसी तरीके से लेंगे। क्या कह रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, 60 लीटर का एक मिक्सचर है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस, इसमें मिल्क और वाटर ये 1:2 में है। तो 1 + 2 3, 3 की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 की वैल्यू 20 लीटर। तो जो वाटर है इसके अंदर वो 40 लीटर है, और जो मिल्क है वो 20 लीटर है। इफ दिस रेशियो टू बी दिस, अगर ये रेशियो मिल्क और वाटर का 1:2 करना है, तो बताइए व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अब वाटर ऐड होगा तो मिल्क तो इतना ही रहेगा ना भाई। अच्छा ये उल्टा लिख दिया हमने, 2:1 था, 2:1 था ये, सॉरी। तो 2:1 में डिवाइड करोगे ये 40 और ये 20। अब अगर वाटर ऐड करोगे, मिल्क की क्वांटिटी तो उतनी ही है ना, सेम, तो मिल्क तो यहाँ भी 40 ही है। तो 1 की वैल्यू 40, 2 की वैल्यू 80, तो जो वाटर पहले 20 था वो 80 हो गया, तो कितना ऐड हुआ 60 लीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हो, ये हल्का लेवल है इसका, पर जब भी पूछता है इसी तरह से सवाल पूछे हुए हैं। देखो सेम क्वेश्चन, इन ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। 100 लीटर है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है।
2 + 3 5, 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, तो इधर भी इंटू 20, इधर भी इंटू 20, तो यहाँ मिल्क आ गया 40 और वाटर आ गया 60। अब दिस इज टू बी 1:2। अगर इसी को 1:2 करना है तो मिल्क तो उतना ही है ना भाई, तो 1 की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू 80, तो 60 से 80 पे गया तो कितना ऐड करेंगे, 20 लीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट। देखो ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार। ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, ए और बी टू एलॉयज हैं गोल्ड और कॉपर के, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द प्रोपोर्शन दिस। ठीक है, ए और बी है, इसमें गोल्ड और कॉपर है 7:2 में, ये बी है, इसमें गोल्ड और कॉपर है 7:11 में। इन दोनों को मिक्स करना है, सी बनाना है, तो वहां गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा। जब भी मिक्स करना हो ना आपको, पहले क्या करो, इनकी टोटल क्वांटिटी को सेम कर लो। जैसे ये 9 है, ये 18 है, तो ये सेम कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये 7:11। अब पहले वाले में है 14 और 4, दूसरे वाले में है 7 और 11, तो ये हो गया 21, ये हो गया 15, तो 3 से गया, ये किस रेशियो में आ गया, 7:5 में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये इक्वल क्यों किया। ये इक्वल किया, जैसे यहाँ गोल्ड अगर देखूं तो 7/9 है, यहाँ गोल्ड देखूं तो 7/18 है, यहाँ कॉपर देखूं तो ऐड होगा, कॉपर 2/9 है, यहाँ कॉपर 11/18 है। अगर एलसीएम लेंगे 18, 9 2 जा 7 2 जा 14 और 7। अगर यहां देखूं तो 18, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 11। अब ये तो कैंसिल ही हो गया ना भाई, 18 डिनोमिनेटर खत्म कर दिया हमने। अब ये 2 और 3 में कौन ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, बोलो। अरे हाँ कि ना, इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर लो, तो 1, ये 1 पॉइंट, अब भी यही तो ग्रेटर है, तो सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी सेम इसीलिए कर ली, डिनोमिनेटर सेम आएगा सबका, डिनोमिनेटर खत्म, तो रेशियो खत्म। ठीक है, चलो ये देखो जैसे क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ टू वेसल। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो क्या होगा। क्लियर है, चलो इसमें एक कंसेप्ट और है, वो भी मैं बता देता हूं। ये कंसेप्ट है पार्टनरशिप का। ठीक है, ये कंसेप्ट है किसका, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है कि कुछ तो ऐसी टर्म यूज करेगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई कैपिटल बोल देगा, कभी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। ठीक है, एक आपका टाइम होगा, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है भाई, डेट, ईयर, कुछ भी। एक टर्म यूज होगी प्रॉफिट। बस ये ध्यान रखना, जो प्रॉफिट आएगा ना वो हमेशा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद आएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट करोगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, प्रॉफिट। मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है, इसने इन्वेस्ट किया, इन दोनों ने 2:3 में, और इनका जो टाइमिंग है वो है 4:5 में। तो बताओ इनके प्रॉफिट में क्या रेशियो बनेगा, कुछ नहीं, ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम, बी की इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम, तो ये 8 और 15, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो 8:15 में होगा हमेशा। और कभी भी टाइम सेम है, टाइम सेम है, कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। कभी भी अगर क्या है, टाइमिंग सेम है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होगा, खत्म। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे ये ईपीएफओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। 3 persons है, ए बी एंड सी रन अ बिजनेस टुगेदर and their shares are 17%, 37% and 46% रिस्पेक्टिवली। ए है, बी है, सी है, इसका शेयर है 17%, इसका है 37% और इसका है 46%।
एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। तो जो रेशियो इनके शेयर का है वही रेशियो इनके प्रॉफिट का भी है। तो इनका प्रॉफिट भी 17:37:46 में ही होगा। अब वो कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इज दिस। तो बी और ए का जो डिफरेंस है वो 20 है। 20 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 50। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी, सी का प्रॉफिट कितना 46 इंटू 50। तो ऑन दैट डे जो सी का प्रॉफिट होगा दैट इज 2300। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए। चलो नेक्स्ट। ये ईपीएफओ 2026 तो अभी हुआ ही नहीं, 25 था ये। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, माफ करना। ईपीएफओ 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इन ए बिजनेस ए बी एंड सी हैड इन्वेस्टेड इन द रेशियो दिस, but they all earned the same amount of profit at the end. If the profit is proportional to amount as well as the duration of the investment, what will be the ratio of the duration of their investment? ठीक है, ए बी और सी इनकी जो इन्वेस्टमेंट दैट इज 2:3:5। ठीक है भाई, बट दे ऑल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड। जो इनका प्रॉफिट है वो सेम अमाउंट मतलब 1:1:1 में है। इफ द प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट टाइम, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन। भैया किस, ये टाइम है, टाइम यहां से उठा लो ना, किससे मल्टीप्लाई करूं कि सेम बन जाए। 2:3:5 पहला ऑप्शन, 5:3:2 तो ये बनेगा 5×2 = 10, 3×3 = 9, 5×2 = 10, ये तो सेम नहीं आया। फिर दूसरा ऑप्शन 2:3:5, ये 2:3:5, 2:3:5 से करेंगे 2×2 = 4, 3×3 = 9, 5×5 = 25, नहीं आया। फिर थर्ड ऑप्शन 2:3:5, ये है 10:15:6, तो ये आया 20, ये 45, 30 नहीं आया। लेकिन जब ये रखोगे तो आ जाएगा। ये 15 है, ये 10 है, ये 6 है। देखो 2×15 30, 3×10 30, 5×6 30, खत्म। कहाँ मुश्किल आई, 2025 का ही सवाल है भाई, कर सकते थे आराम से। तो ऐसे करना है दोस्त मेरे, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। ठीक है भाई, ये सबके लिए होमवर्क है, मुश्किल नहीं रखा मैंने, जानबूझ के आसान सवाल दिया है। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, हम ये इस सीरीज में, विजय सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और यूपीएससी ईपीएफ का लेवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर आपको ईपीएफओ में किसी भी तरह की तैयारी में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप गूगल पे टाइप करें epfo.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके ये देखो ईपीएफओ कोर्सेज। ठीक है, ये अलग अलग कोर्सेज है हमारे। ये तो डेमो कोर्स है जो मैंने आपको बताया था, आप जरूर लगाना। आप किसी भी कोर्स में इनरोल करने से पहले ये डेमो कोर्स जरूर ज्वाइन करना भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये हमारे स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स है, जिसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे। ये टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये हमारा मास्टर कोर्स है, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे A to Z, बिल्कुल जो भी ईपीएफओ में पूछता है। तो यहाँ नो मोर पे जाके इस कोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, पॉलिटी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, रिलेशनल ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, स्टेट डेवलपमेंट इशू, बेसिक का कंप्यूटर। ये डेमो लेक्चर लगा लो। ठीक है, यहाँ पे ये फैकल्टीज के बारे में जान लो, जो जो भी लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो यहाँ देख लो। ठीक है, तो आपको जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही लगे उसी कोर्स में आप इनरोल कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस विजय सीरीज के पहले भी 4 लेक्चर आ चुके हैं, वो इसी चैनल पे विजय सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।